हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय इनसाइट्स। इस वीडियो में हम बीएड के सब्जेक्ट स्कूल मैनेजमेंट के टॉपिक फंक्शंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट यानी कि विद्यालय प्रबंधन के कार्य को डिस्कस करने वाले हैं। हेनरी प्योल ने उनकी मैनेजमेंट थ्योरी में मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस को डिस्क्राइब किया है, जिसे हम पीओ ट्रिपल सी के नाम से भी जानते हैं। सो पीओ ट्रिपल सी का मतलब होता है पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, सी से कमांडिंग, सी से कोऑर्डिनेटिंग एंड सी से कंट्रोलिंग। सो उनके अनुसार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इन 5 फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लूथर गुलिक ने उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी में मैनेजमेंट के 7 फंक्शंस को डिस्क्राइब किया है, जिसे हम पोस्ट कॉप मॉडल के नाम से भी जानते हैं। पोस्ट कॉप का मतलब यहाँ पे होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो इस प्रकार से ये 7 फंक्शंस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसलिए हम इसे पोस्ट कॉप मॉडल कहते हैं। सो इस प्रकार से हेनरी प्योर एंड लूथर गुलिक ने मैनेजमेंट के फंक्शंस को बताया है। इन्हीं फंक्शंस के आधार पे आज हम स्कूल मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो किसी भी स्कूल में मैनेजमेंट इन 5 मुख्य फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसमें आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसे हम एक एक करके देखते हैं। पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग एक प्रोसेस होती है जहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गोल को सेट किया जाता है, एक्शंस को डिसाइड किया जाता है जिसके द्वारा गोल्स को अचीव करना है, और जितने भी रिसोर्सेस है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि उस काम को करने के लिए लगने वाले हैं। प्लानिंग एक फाउंडेशन होती है बाकी के मैनेजमेंट के फंक्शंस के लिए, यानी कि बाकी के मैनेजमेंट फंक्शन करने के पहले हमें प्लानिंग के फंक्शंस को पूरा करना पड़ता है। हेनरी प्योल ने प्लानिंग की डेफिनेशन इस प्रकार से दी है: द एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड डिटरमाइनिंग स्ट्रेटेजीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना और गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजीज को डिटरमाइन करना, उस प्रोसेस को प्लानिंग कहते हैं। स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम मैनेजमेंट की प्लानिंग की बात करें, तो प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है एंटिसिपेट करना या फिर ये एक्सपेक्ट करना कि एजुकेशनल नीड्स और चैलेंजेस क्या होगी, स्कूल के एकेडमिक गोल्स को सेट करना और स्ट्रेटजीज को डेवलप करना जिसके द्वारा उन गोल को अचीव किया जाएगा। इसमें आता है कि करिकुलम को प्लान करना, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के टारगेट को सेट करना, उसी प्रकार से बजट अलोकेशन और रिसोर्सेज को अलोकेट करना। सो इस प्रकार से प्लानिंग में स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा इन फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले विजन और मिशन को डेवलप किया जाता है। विजन का मतलब होता है कि स्कूल ये डिसाइड करती है कि उसे काम क्यों करना है, किस उद्देश्य से स्कूल अपना काम कर रही है, किस विजन के द्वारा स्कूल को अपना काम करना है। सो ये सबसे पहले विजन डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद उस विजन को अचीव करने के लिए कौन से एक्शंस लिए जाएंगे, किस प्रकार से काम किए जाएंगे, उसे हम मिशन कहेंगे। सो प्लानिंग में सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा विजन और मिशन को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करता है। लॉन्ग टर्म गोल्स का मतलब होता है कि ऐसे गोल्स जिन्हें अचीव करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, और शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जिन्हें कम समय में अचीव किया जा सकता है। जैसे कि अगले 5 सालों में स्कूल स्टूडेंट्स में कौन से बिहेवियर में उनमें कौन से चेंजेस लाना चाहती है, तो वो होगा लॉन्ग टर्म गोल। उसी प्रकार से अगले 6 महीने में स्कूल क्या अचीव करना चाहती है, वो होगा स्कूल के शॉर्ट टर्म गोल। तो इस प्रकार से प्लानिंग के द्वारा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट किया जाता है। नेक्स्ट है करिकुलम डेवलपमेंट। स्कूल को करिकुलम डेवलप करना भी इम्पोर्टेंट होता है। अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए या फिर क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए स्टूडेंट्स स्कूल स्टूडेंट्स को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती है। सो अकेडमिक कौन कौन से सब्जेक्ट को इन्वॉल्व किया जाना है, कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है जो कि स्टूडेंट्स से कराई जानी है, कौन कौन सी स्किल्स है जो कि बच्चों को सिखाई जानी है, ये सब करिकुलम डेवलपमेंट की प्लानिंग के द्वारा कर लिया जाता है। नेक्स्ट है बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। स्कूल के पास जितना भी फंड अवेलेबल है उसे सही जगह पर लगाना, उसका ऑप्टिमम यूज करना, प्रायोरिटी के हिसाब से पैसों को खर्च करना, किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, कहाँ पर
फिनेंशियली या फिर बजट के पैसे लगाने से स्कूल और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है, इसकी प्लानिंग स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा करके रखी जाती है। नेक्स्ट है कंटीजेंसी प्लानिंग, यानी कि भविष्य में अगर कोई आपदा आ जाती है, तो उस समय स्कूल कैसे काम करेगा, इसकी प्लानिंग भी स्कूल के पास होती है। हो सकता है कि भविष्य में कोई पैंडेमिक आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, बहुत भारी वर्षा हो जाए या फिर पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाए और स्कूल में स्टूडेंट ना आ पाए, तो उस एजुकेशन को कंटिन्यूअस रखने के लिए स्टूडेंट स्कूल कौन से प्लान करेगी आगे, तो उसे भी पहले से ही प्लान करके स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा रख लिया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है स्कूल मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व होता है जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसे स्ट्रक्चर करके रखना, उसका एक स्ट्रक्चर बना लेना। उसके बाद जितने भी टास्क होते हैं उन्हें भी उनका भी एक फ्रेमवर्क बना के रख लेना, ताकि स्कूल अपने काम को अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सके। उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा गोल्स जितने भी रोल्स होते हैं उन्हें सभी के रोल्स को डिफाइन करना, अथॉरिटी को डेलीगेट करना और साथ ही साथ एक फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करना शामिल होता है। चेस्टर बर्नार्ड ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है द फंक्शंस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रक्चर को बना लेती है और रिसोर्सेज को सही प्रकार से एलोकेट कर दिया जाता है, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके, उसे हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बात की करें तो स्कूल में जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, इन्हें उनकी रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए जाते हैं, ताकि वो सब अपने काम को कर सके, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो कि किसको कौन सा काम करना है। उसी प्रकार से उन सबके बीच में कोऑपरेट और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनके बीच में मैसेज का सही ट्रांसफर होना चाहिए। तो इसका भी एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के द्वारा ये सब करने की कोशिश की जाती है। हर कौन-सी टीचर को कौन-सा काम दिया जाना है, उसके साथ-साथ ऊपर से लेकर नीचे तक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में किस प्रकार से किया जाना है, उन सब के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, तो ये सब भी ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा सेट किया जाता है। सो ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा स्कूल मैनेजमेंट में ये इस प्रकार से फंक्शंस किए जाएंगे। सबसे पहले स्कूल के स्ट्रक्चर को बनाया जाना। स्कूल के पास जितना भी ह्यूमन रिसोर्सेस है उसकी एक हायरार्की तैयार कर दी जानी है। जैसे कि स्कूल में जितना टीचिंग स्टाफ है, तो प्रिंसिपल के नीचे उनके हेड टीचर्स होंगे, हेड टीचर के नीचे टीचर्स होंगे और टीचर्स के नीचे उनके सपोर्टिव स्टाफ होंगे। उसी प्रकार से ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स के लिए उनके जो स्टाफ के ऑफिसर होंगे वो, और उनके नीचे काम करने वाले स्टाफ के मेंबर्स होंगे। तो इस प्रकार से एक हायरार्की तैयार की जाएगी, एक स्कूल का स्ट्रक्चर सबसे पहले बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्टाफिंग एंड रोल असाइनमेंट। हायरार्की बनाने के बाद, स्कूल स्ट्रक्चर बनाने के बाद सभी को उनके रोल असाइन किए जाएंगे। कौन से टीचर है जिन्हें साइंस पढ़ाना है, कौन से टीचर है जिन्हें मैथ्स पढ़ाना है, यानी कि उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनके रोल असाइन किए जाएंगे। काउंसलिंग का काम किसे दिया जाना है, उसके बाद ऑफिशिएटिंग या फिर ऑफिशियल वर्क में किसे काम करना है, तो ये सब डिसाइड कर लिया जाएगा ऑर्गेनाइजिंग के दौरान ही। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। काम करने के लिए अथॉरिटी की भी आवश्यकता होती है, तो हर किसी को उनके काम करने के लिए अथॉरिटी दी जानी भी जरूरी होगी। जैसे कि हेड टीचर होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके नीचे जितने भी टीचर काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए, तो उन्हें वो अथॉरिटी दी जाएगी ताकि वो अपने टीचर्स को ऑर्डर दे सके और उनसे काम करवाया जा सके। नेक्स्ट है फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट। स्कूल के पास जितना भी फिजिकल रिसोर्स है, जैसे कि बिल्डिंग है, क्लासरूम्स है, प्लेग्राउंड है, प्रीमाइसेस है, टेबल है, बेंच है, बुक्स है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, इन सब का सही सही से यूज करना, यानी कि टीचिंग डिपार्टमेंट में कौन से रिसोर्सेज जाने वाले हैं, कौन से रिसोर्सेज है जो कि ऑफिशियल ऑफिशियल या फिर ऑफिस के वर्क में लगने वाले हैं, तो वो सब पहले से ही प्लान कर दिया जाएगा ऑर्गेनाइजिंग के दौरान ही। इससे ये होगा कि जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ का उपयोग कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग एंड टीम वर्क। ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जैसे टीचिंग डिपार्टमेंट हो गया, स्टाफ डिपार्टमेंट होगा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना भी ज़रूरी होगा। सो वो सब एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होके काम कर सकें, सब लोग टीम वर्क में काम करते करें, इसीलिए उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होना भी ज़रूरी होगा। तो स्कूल मैनेजमेंट का काम होगा कि उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क करवा के रखें। नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट का काम लीडिंग।
Leading is about inspiring, motivating, and guiding teachers, staff, and students toward achieving the school objective. लीडिंग एक जो प्रोसेस होती है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, गाइड करना ताकि वो सब मिलके उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। एक लीडर अच्छा वो होता है जो कि अपने सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलता है, उन सभी को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और गाइड करता है ताकि वो सब मिलके उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को पूरा कर सके। पीटर ड्रकर इस प्रकार से लीडिंग की डेफिनेशन देते हैं, द एबिलिटी ऑफ इंस्पायर एंड गाइड इंडिविजुअल्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू मोटिवेशन एंड इन्फ्लुएंस। यानी कि जो लीडर एक ऐसी एबिलिटी होती है लीडिंग जिसके द्वारा लोगों को इंस्पायर और उनके गाइड किया जाता है ताकि वो अपने काम को करने के लिए मोटिवेट हो और इन्फ्लुएंस हो। स्कूल में अगर हम लीडरशिप की बात करें, लीडिंग प्रोसेस की बात करें, तो स्कूल के जो लीडर होते हैं, वो अपने साथ काम करने वाले लोगों को एम्पावर करते हैं ताकि वो सब अपने काम को ठीक से कर सकें। इसमें टीचर्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया जाता है ताकि वो सब स्कूल के जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने में एक दूसरे की हेल्प करें। स्कूल में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, सभी के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है। उसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने लीडर के पास जाकर उसे सॉल्व भी करते हैं। उसी प्रकार से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी सभी लोग मिलकर उसमें एक दूसरे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार से लीडिंग के अंदर स्कूल मैनेजमेंट में इस प्रकार से काम किए जाते हैं। सबसे पहला काम होता है कि लीडर अपने विजन को अपने लोगों के सामने रखता है। लीडर का काम होता है कि स्कूल के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे एक विजन के तौर पे अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके सामने रखे ताकि वो सब लोग भी उससे इन्फ्लुएंस हो, उससे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो और अपने लीडर की हेल्प करे उस गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। लीडर का काम होता है कि उसके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं जैसे कि पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, स्टाफ हो गया, कम्युनिटी हो गई, इन सब के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना के रखें। जब इन सब में एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा बॉन्ड होता है तो लीडर के प्रति लोग ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं और ज्यादा लॉयल हो जाते हैं और अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। इसलिए लीडर में इंटरपर्सनल स्किल का होना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट काम होता है कम्युनिकेशन का। एक अच्छा लीडर वो होता है जो बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन अपने साथ के लोगों के साथ करता है। जब लीडर क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन या फिर मिसकम्युनिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं और लीडर जो काम लोगों से करवाना चाहता है लोग उस काम को कर देते हैं। तो इसलिए लीडर के पास अच्छी कम्युनिकेशन की स्किल होना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट काम होता है स्कूल मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम करना। डिसीजंस लेना स्कूल के लिए बहुत आवश्यक होता है। डे टू डे लाइफ में स्कूल को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसका लॉन्ग और शॉर्ट पीरियड दोनों का पर स्कूल का पर उसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए एक अच्छा लीडर वो होता है जो अच्छे डिसीजंस ले, लोगों को अपने डिसीजंस में शामिल करे और लोगों को इंस्पायर करे कि उस डिसीजंस में अपने लीडर की हेल्प करे उसे पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। लीडर का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनके बीच में अगर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसे जल्दी से जल्दी सुलझाए। लोगों में इस प्रकार की भावनाओं का निर्माण करे कि इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि पर्सनल किसी कॉन्फ्लिक्ट में उलझने के बजाय वो अपने हायर गोल को यानी कि स्कूल के जो ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करें। तो किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से या कॉन्फ्लिक्ट से लोगों को दूर रखना और उसे सुलझाना एक अच्छे लीडर का काम होता है। तो इस प्रकार से स्कूल मैनेजमेंट इस प्रकार से लीडरशिप के काम को पूरा करता है। स्कूल मैनेजमेंट का चौथा काम होता है मोटिवेटिंग का। मोटिवेशन होता है लोगों को इनकरेज करना, इंस्पायर करना ताकि वो अपने रोल्स को, अपने काम को और अच्छे से कर सके। मोटिवेशन इज अबाउट इंकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग टीचर्स, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स टू एंगेज फुल्ली इन देयर रोल्स। यानी स्कूल में मोटिवेशन का काम होता है कि स्कूल के टीचर्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स को इंकरेज किया जाए, इंस्पायर किया जाए ताकि वो अपने रोल को बहुत अच्छे से करें। अब्राहम मास्लो जो कि उनकी हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के लिए फेमस है, उन्होंने बताया है द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग इंडिविजुअल नीड्स टू इंस्पायर एक्शन इज नोन एज मोटिवेशन। लोगों की नीड्स को पूरी करना ताकि वो अपने आगे के काम करने के लिए इंस्पायर हो सके, इसे हम मोटिवेशन कहते हैं। मोस्टली ये कहते हैं कि जब किसी की बेसिक नीड्स जब पूरी हो जाती है तो फिर लोग उसकी हायर नीड्स को पूरा करने के लिए कोशिश करने लगते हैं। तो इस प्रकार से स्कूल के मैनेजमेंट के द्वारा जब लोगों में, स्कूल के लोगों में सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस जैसे नीड्स अगर हम पूरी कर देते हैं तो फिर वो सब अपने हायर एम को यानी कि स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कोशिश करने लगते हैं।
तो इस प्रकार से जब हम स्कूल में टीचर्स को मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं और एक सेफ और क्रिएटिव एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को उनके अचीवमेंट के लिए रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, जहाँ पे अपॉर्च्युनिटी दी जाएगी लोगों को प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए, वहाँ पर सभी लोग अपने हायर एम को अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से स्कूल मैनेजमेंट का काम होता है कि सभी को मोटिवेट रखें। अब स्कूल मैनेजमेंट इस प्रकार से अपने मोटिवेशन के काम को पूरा करता है। सबसे पहले टीचर को मोटिवेटेड किया जाता है। टीचर की पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान रख दिया जाता है। टीचर के एफर्ट्स के लिए उन्हें रिकॉग्नाइज और रिवार्ड दिया जाता है। इससे टीचर्स के मन में आता है कि हमारे एफर्ट्स को लोग स्कूल जान रही है, उसकी वैल्यू कर रही है, तो टीचर अपने काम को और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। वहीं से स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें मोटिवेटेड किया जाता है कि वो एकेडमिक काम के साथ-साथ अपनी अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। जब स्टूडेंट्स इस प्रकार से अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, इस प्रकार से उनकी स्किल्स को बाहर लाया जाता है, तो स्टूडेंट्स और मोटिवेटेड होते हैं अपने एकेडमिक और अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों में अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट है रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशनल प्रोग्राम्स। समय समय पर टीचर और स्टूडेंट्स के लिए ऐसे प्रोग्राम अरेंज करना जहां पर उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, चाहे चाहे वो किसी गिफ्ट के रूप में हो, चाहे वो किसी पब्लिक एक्नॉलेजमेंट के रूप में हो। तो इससे ये होता है कि वो अच्छे काम को करने की फिर से कोशिश करते हैं। इसलिए एक ऐसा प्रोग्राम या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए जहां पर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों उन्हें रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन मिल सके। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। टीचर्स के लिए स्पेशली उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम अरेंज किए जाने चाहिए। उनके लिए न्यू टेक्नोलॉजी सीखने के लिए सेमिनार्स वर्कशॉप होने चाहिए। उसी प्रकार स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज अरेंज की जानी चाहिए ताकि उन सबकी पर्सनल ग्रोथ हो। जब उनकी पर्सनल ग्रोथ होगी तो वो प्रोफेशनली भी अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है पॉजिटिव स्कूल कल्चर। जब स्कूल में सारा स्टाफ एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में सभी लोग अपने आप को और बेहतर करते हैं स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स को करने के लिए। अपने स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स को वो पूरी कोशिश करते हैं कि उसे अचीव कर सकें। तो इस प्रकार से स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा मोटिवेशन देकर अपने काम को अच्छे से करवाने की कोशिश की जाती है। स्कूल मैनेजमेंट का फिफ्थ फंक्शन है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग के अंदर आता है प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना और जो भी प्रोसेस शुरू है उसमें अगर नेसेसरी हो तो उसमें एडजस्टमेंट करना। रॉबर्ट मोकलर ये कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर बीइंग मेट, यानी कि उस प्रोसेस को जिसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, जिससे ये इंश्योर हो सके कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को प्राप्त कर रही है, उसे कंट्रोलिंग कहते हैं। सो स्कूल मैनेजमेंट में अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग इस प्रकार से की जाती है, या स्कूल टीचर किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स किस प्रकार से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसको मॉनिटर करते रहना, इसे चेक करते रहना, इस पर देख-रेख रखना। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, यानी पहले से वो बेहतर हुए या नहीं हुए, इसे चेक करते रहना। और स्कूल की पॉलिसीज़ में अगर कोई कमी आ रही है, तो उसे चेंज करना, उसके रिक्रिएट करना, रिकरेक्ट करना भी कंट्रोलिंग के अंदर आएगा। तो इस प्रकार से कंट्रोलिंग के द्वारा एक अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल का मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। तो इस प्रकार से स्कूल मैनेजमेंट अपने कंट्रोलिंग के काम को पूरा करेगा। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, स्टूडेंट्स की टाइम टू टाइम उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा कि वो अपने काम को करने में बेहतर हुए या नहीं हुए, यानी कि स्कूल ने जो टारगेट फिक्स किया था उसे स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से टीचर अपनी टीचिंग को ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को इवैल्यूएट किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है फीडबैक सिस्टम। स्कूल में एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अपने फीडबैक दे सके। उनकी जो भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है उसको जब स्कूल अपने पॉलिसीज में इंक्लूड करेगा तो स्कूल अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा एनहांस कर पाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। हर किसी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी जानी चाहिए। टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स उन सबको पता होना चाहिए बिल्कुल क्लियरली कि उनसे कौन सी एक्सपेक्टेशन रखी गई है, ताकि वो अपने काम को ठीक से करें, अपने काम को करने के लिए वो अकाउंटेबल रहें। नेक्स्ट है बजट कंट्रोल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कूल में
जिस एरिया के लिए जितने पैसे एलोकेट किए गए थे, वो वहीं पर खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, किसी प्रकार का वेस्टेज हो तो नहीं रहा है, कहीं पैसे कम तो नहीं पड़ रहे हैं और इस बजट का यूज़ करके स्कूल की क्वालिटी ठीक तो हो रही है, तो इस पर भी कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है, जो कि मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है को-करेक्टिव एक्शन। स्कूल जो भी पॉलिसीज़ अपना रहा है, जो भी एक्शंस कर रहा है, अगर उसमें किसी प्रकार की कमी होती है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो वहाँ पर उसे एडजस्ट करना, उसे चेंज करना, उसे करेक्ट करना भी आवश्यक होता है। तो उसे कंट्रोल किया जाता है स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। स्कूल के पास ऐसा सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पर स्कूल अपनी क्वालिटी को चेक करते रहे, अपने स्टैंडर्ड को चेक करते रहे। तो ये स्कूल अपना ऑडिट करवा सकता है या बाहर के लोगों से रिव्यू करवा सकता है कि इसके सारे जो कंपोनेंट है वो ठीक से जो दिए हुए टारगेट को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और स्कूल के गोल को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा स्कूल को कंट्रोल करेंगे तो स्कूल अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे। सो इस प्रकार से आज हमने स्कूल मैनेजमेंट के फंक्शंस को देखे हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।